फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स का मतलब क्या है? हाँ, स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना, स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिनन ऑफ नेचर, ठीक है ना। जो हम नेचर के जो फिजिकल फिनोमिना स्टडी करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स का मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हो सकते हैं जैसे कि मास, ठीक है, लेंथ, वेलोसिटी, करेक्ट, फोर्स, क्लियर। और भी लिखो? नहीं, रहने देंगे, बस इतना ही बहुत हो गया। नहीं, अब मास पे जाएंगे, मास को डिस्कस करते हैं। मास है क्या? मास क्या है? एक्चुअल में मास अपने आप में जो मास है ना, मास एक डिराइव्ड फॉर्म है। ये क्या है? डिराइव्ड फॉर्म। पक्का? मास क्या है? डिराइव्ड फॉर्म है। मास को हम रिलेट किससे करते हैं? मास रिलेट होता डेंसिटी से। किससे रिलेट होता? डेंसिटी से, ठीक है। ये दोनों चीजें एक ही है। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें थोड़ा सा हम डेंसिटी को जो है ना, मास को हम वेलोसिटी वॉल्यूम से रिलेट कर देते। वॉल्यूम से जो हम मास को रिलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो डेंसिटी बन जाता, ठीक है ना। तो ये जो डेंसिटी है ये हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहती है। हर एक मटेरियल के लिए क्या है? कांस्टेंट है। मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कांस्टेंट। अगर हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन के लिए डेंसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट नहीं है। आयरन के लिए डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर के लिए फिर से डेंसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट नहीं है। अगर हम H2O की बात करेंगे तो फिर से H2O के लिए डेंसिटी क्या है? ये कांस्टेंट है और ये क्या है? वेरिएबल है। करेक्ट ना? करेक्ट। इसका मतलब चेंज कौन हो रहा? मास। चेंज कौन हो रहा? मास। कांस्टेंट क्या चीज है? डेंसिटी, ठीक है। समझ में आ रही बात? क्लियर? कोई डाउट? अब अगर ये चेंज हो रहा तो जाहिर सी बात है ये बेसिक चीजें तो नहीं होंगी। बेसिक होगा? ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये कांस्टेंट है तो ये बेसिक हो सकता। करेक्ट? करेक्ट ना? हो सकता ना? यही है, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको डिस्कस किस तरीके से कर रहे हैं। करेक्ट ना? प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको पढ़ना क्या चाहते हैं, हम इसमें जानना क्या चाहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। एक्चुअल में क्या जानना चाहते हैं? ये डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी हम तब कैलकुलेट करते, डेंसिटी हम तब कैलकुलेट करते जब हम वॉल्यूम को क्या कर देते? 1 यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज इक्वल टू द मास व्हेन वॉल्यूम इज 1 यूनिट। करेक्ट? अगर वॉल्यूम चेंज हो गया, अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो क्या चेंज होता? हाँ, अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो क्या चेंज होता? डेंसिटी। करेक्ट ना? अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो क्या चेंज होता? डेंसिटी। एक यूनिट ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास के लिए, 1 यूनिट ऑफ मास के लिए अगर हमने वॉल्यूम चेंजेस कर दिए, अलग अलग हमने मटेरियल लिया, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल दिया, ठीक है, ठीक है। हमने एक मटेरियल लिया 1 kg, 1 यूनिट लिया, उसका वॉल्यूम अलग। हमने दूसरा मटेरियल लिया, उसका वॉल्यूम अलग। हमने तीसरा मटेरियल लिया, उसका वॉल्यूम अलग। वॉल्यूम अलग क्यों है? क्योंकि डेंसिटी अलग है। अब बोलिए कि कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है? करेक्ट ना? बात समझ में आई? कांस्टेंट हम किसको बोलेंगे? जिसकी कांस्टेंट वैल्यू हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। जिसकी कांस्टेंट वैल्यू हम फिक्स कर सकते हैं एक वैल्यू पे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? अगर हम फंडामेंटल की बात करेंगे तो फंडामेंटल वो चीजें होती हैं
ठीक है, जो चीजें हमेशा जो है यूनिट फॉर्म में फंडामेंटल है, उससे किसी भी दूसरी चीज में कोई फर्क ना पड़ता हो। अगर हम और बेसिक पे आए तो देखेंगे, चलिए देखिए, मान लीजिए हमने 1 kg हमने क्या लिया, आयरन लिया, और 1 kg हमने क्या लिया, H2O ले लिया। आपको लगता कि दोनों की डेंसिटी कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट होगा? मास। डेंसिटी कांस्टेंट हो सकता? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डेंसिटी हमेशा वॉल्यूम पे डिपेंड करता। अब आप बोलेंगे कि कैसा, करेक्ट ना? तो फिजिक्स में एक चीज आती क्या कि मटेरियल से, ये मान लीजिए कि एटम्स है, ठीक है, आयरन के एटम्स है, आयरन ही लिया ना हमने, आयरन के एटम्स है, ये क्या है, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें भी कितने हैं, 8, और इसमें भी कितने हैं, 8। दोनों के मासेस में फर्क? कुछ भी फर्क नहीं। मासेस में फर्क है? नहीं है। डेंसिटी में फर्क है? बिल्कुल है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब ये होता कि जो मॉलिक्यूल्स है उसके, या जो पार्टिकल्स है जिससे मास बना, ठीक है ना, पार्टिकल्स जिससे हमारा मास का क्रिएशन हुआ, या जो ऑब्जेक्ट जिससे बना, ऑब्जेक्ट जिससे बना, उस मॉलिक्यूल का या उस पार्टिकल का कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? नहीं, कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, जिसमें जिस एक पर्टिकुलर एरिया में जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उतना ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी, करेक्ट ना? मास को इनके वॉल्यूम या इनकी डेंसिटी से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास किसको कैलकुलेट करता है? सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के नंबर्स को कैलकुलेट करता है। अब मेरी बात समझ में आ रही? मास का कैलकुलेशन किससे? द मास ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, करेक्ट? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके मास को हम ऐड करेंगे, जितना मास है हम बोल देंगे। इसको उसके वॉल्यूम से उसको कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी फिक्स होती है, वो सबको मालूम है, बट हमेशा फिक्स होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती, करेक्ट ना? अगर हमने उसको मेल्ट कर दिया और लिक्विड फॉर्म में आ गया, उसके मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे, उसकी डेंसिटी कम हो जाती, करेक्ट ना? मास चेंज होता? बिल्कुल नहीं होगा, करेक्ट? तो बेसिक चीजें वो होती जिन चीजों को किसी दूसरे क्वांटिटी से कोई फर्क ना पड़ता हो, ठीक है ना? जिन जो क्वांटिटीज किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में ना आते हो। अगर कोई दूसरी क्वांटिटी को हमने चेंजेस करे तो वो क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हमने एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, टेम्परेचर हमने चेंज करा, मास चेंज होगा? नहीं, डेंसिटी हो जाती, करेक्ट? तो बेसिक क्या है, मास है या डेंसिटी है? मास है। समझ में आ रही बात? मास है ना बेसिक? हाँ, वेरिएबल की इस रेस्पेक्ट में ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसके हिसाब से उसका मास डिसाइड होगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? बेसिक चीज है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? बेसिक है। डेंसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, ये नंबर ऑफ पार्टिकल विद द वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करती, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड द वॉल्यूम, ठीक है? समझ में आ गई बात? कोई डाउट? तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिक चीजें वो होती है सिर्फ एक ही चीज पे कंसंट्रेट करे और एक ही पॉइंट पे फोकस करे, दूसरी चीजों से उसको कोई फर्क ना पड़ता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक, ठीक है ना? जैसे मास को सिर्फ और सिर्फ किससे फर्क पड़ता? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। पार्टिकल्स मैंने इसलिए लिखा कि पार्टिकल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम ले लेंगे, ठीक है ना? तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, उससे डिसाइड होगा कि ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, करेक्ट? और कोई फैक्टर है जो डिसाइड करता मास? कोई फैक्टर नहीं है डिसाइड करने वाला मास। इसका मतलब मास क्या है? बेसिक है, करेक्ट? दूसरा कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तो वो चीजें बेसिक होंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर इन्वॉल्व हो, या एक ही क्वांटिटी डिसाइड करे, या एक ही प्रॉपर्टी डिसाइड करे कि वो क्वांटिटी क्या होगी, या क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रही बात? उस क्वांटिटी की
वैल्यू क्या होगी? जिस क्वांटिटी में एक से ज्यादा क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो जाते या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो जाते, वो क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी नहीं होती, वो क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी नहीं होती। करेक्ट ना? जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डेंसिटी डिसाइड करता नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन कब? जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। कब? जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक तरीके से डेंसिटी को डिसाइड भी कर रहा और एक तरीके से डेंसिटी को डिसाइड भी नहीं कर रहा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेंसिटी को डिसाइड करेगा, मैं बोल दूंगा ठीक है, लेकिन आप फिर से पूछेंगे ठीक है अच्छी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेंसिटी को डिसाइड कर रहा, ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 8, ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 8, तो क्या दोनों की डेंसिटी सेम है? नहीं है, फिर तो ये बात गलत हो गई ना। अब इसको करेक्ट करेंगे हम, क्या करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसाइड द डेंसिटी व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? जब हम इन दोनों के वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना डेंसिटी को डिसाइड करेगा। डेंसिटी का डिसाइडिंग फैक्टर है। मास में कोई फर्क पड़ता है इसको? कोई नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बात खत्म हो गई, और उस किसी चीज से उसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को जो सिर्फ एक फैक्टर से डिसाइड हो, या एक ही प्रॉपर्टी से डिसाइड हो, ठीक है, या एक ही ऑब्जेक्ट से डिसाइड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मास। उसको हम फंडामेंटल बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे, ठीक है। जो एक से ज्यादा चीजों से डिसाइड होती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल तो नहीं बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजों से चेंज हो रहा हो, वो एक पॉइंट पे कांस्टेंट ही नहीं है, ठीक है ना। एक ही पॉइंट से हम उसको डिस्क्राइब एक ही ऑब्जेक्ट से या एक ही प्रॉपर्टी से हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? कोई डाउट नहीं। अब हम आएंगे लेंथ पे। लेंथ क्या है? मास तो समझ में आ गया कि मास होता क्या है। मास का मतलब द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अदर पार्टिकल्स, जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, एंटी न्यूट्रिनो भी होता है, गॉड पार्टिकल भी होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। फिलहाल चलिए मास। अब अगर हम लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ क्या है? बोलिए जल्दी। द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन, ये क्या डिसाइड करेगा? ये लेंथ को डिसाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें? नहीं है। टेम्परेचर से इसको कोई मतलब है? नहीं है, नहीं है ना, है? नहीं है। लेंथ तो लेंथ है, ठीक है ना। टेम्परेचर से एक्सपेंशन होता, एक्सपेंशन से क्या होगा? जो पॉइंट्स है वो दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है, जो पॉइंट्स है वो दूर चले जाएंगे। तो अभी भी हम क्या बोल रहे हैं? लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स ही बोल रहे हैं ना। अभी भी वो लेंथ क्या होगा? दो पॉइंट्स के बीच का डिसाइड करेंगे ना अपन। समझ में आ रही बात? लेंथ एक जो है एक नाम है जो सिर्फ और सिर्फ किससे डिसाइड होता? टू पॉइंट्स के सेपरेशन से डिसाइड होता, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे, बस बात खत्म हो जाती है। और कोई इसका डेफिनेशन है? और किसी तरीके से इसको डिफाइन करेंगे हम। डेंसिटी को हमने दो तरीके से डिफाइन करा, क्या? वॉल्यूम एंड मास, दोनों को लेके। मास को हमने सिर्फ एक तरीके से डिसाइड करा, एक पार्टिकल से डिसाइड करा, किससे? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द मास ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। लेंथ को हम किससे डिसाइड कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या? द सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। अगर सेपरेशन ज्यादा होगा तो लेंथ ज्यादा होगा, सेपरेशन कम होगा तो लेंथ कम होगा, बात खत्म। अब वो सेपरेशन ज्यादा कम क्यों हो रहा है, वो उससे अपने को मतलब ही नहीं है, करेक्ट ना। पार्टिकल्स अगर ज्यादा है तो मास ज्यादा है, पार्टिकल्स कम है तो मास कम है। अब हम पार्टिकल ज्यादा कम कर रहे हैं, वो आपसे उसको मतलब ही नहीं है। टेम्परेचर से ये सेपरेशन ज्यादा होता, हमसे उसको क्या फर्क पड़ता? हमको तो खाली सेपरेशन देखना है, हमको सिर्फ एक ही चीज देखना है ना, सेपरेशन। सेपरेशन के अलावा कोई और चीजें हमको ऑब्जर्व करनी है इसमें? नहीं करनी है। मतलब ये भी क्या है? बेसिक। इसमें कोई भी दूसरी चीजें इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल, ठीक है। कोई भी दूसरी क्वांटिटी पे ये क्या बोलते हैं, डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो किसी दूसरे तो
दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक पे तो डिपेंड करता ना। तो आप बोलेंगे कि डिपेंड तो कर रहा ना ये। अगर मैं बोल रहा हूं कि मास जो है ना पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मास पे डिपेंड कर रहा, तो क्या ये डिपेंड नहीं कर रहा? तो ये बेसिक कैसे हो गया? अरे वो खुद पे तो डिपेंड कर रहा ना, वही तो उसके मास का डेफिनेशन है ना। तो जो डिपेंडेंसी मैं बोल रहा हूं वो तो उसका खुद का एग्जिस्टेंस है ना। वो समझ में आ रही बात ना? उसकी डिपेंडेंसी उसके खुद पे है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में काउंट कर रहा हूं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मास को काउंट कर रहा हूं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मास को काउंट कर रहा हूं। तो मास पे तो डिपेंड कर रहा ना, खुद पे डिपेंड कर रहा ना वो। यही तो डेफिनेशन है ना कि फंडामेंटल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन इटसेल्फ। यही है ना डेफिनेशन, अलग है। और मैं वही तो बता रहा हूं ना, मैं ये बता रहा हूं कि वो डिपेंड करता, लेकिन खुद पे डिपेंड करता, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। ये सेपरेशन का मतलब भी क्या है? सेपरेशन का कहां बोलते हैं हम लोग? सेपरेशन का मतलब लेंथ। सेपरेशन का मतलब लेंथ। तो वही तो मैं बोल रहा हूं ना, लेंथ इज डिपेंड ऑन द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। और वही तो लेंथ होता ना। तो लेंथ पे तो डिपेंड कर रहा ना, खुद पे तो डिपेंड कर रहा ना। ये बात समझ में आ गई ना? तो ये मत सोचो कि ये किसी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसकी डिपेंडेंसी सेल्फ पे है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही बात? इसकी डिपेंडेंसी सेल्फ पे है वो। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब हम वेलोसिटी पे आएंगे। ठीक है, वेलोसिटी को अगर हम डिस्क्राइब करें, अच्छा एक और इससे पहले टाइम। टाइम का मतलब क्या है? टाइम का मतलब नॉर्मली पुराने जमाने में क्या होता था कि सनसेट एंड सनराइज, सनसेट एंड सनराइज को हम क्या बोलेंगे? वन सनसेट, बिटवीन द वन सनसेट एंड वन सनसेट क्या बोलेंगे हम? वन डे। बिटवीन द वन सनसेट एंड वन सनसेट क्या बोलेंगे हम? वन डे। इसी को हमने 24 से डिवाइड कर दिया, वो कितना बन गया? 1 आवर। वन डे को हमने कितने से डिवाइड करा? 24 से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया? ये 1 आवर बन गया। ठीक है, 1 आवर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 60 पार्ट्स, क्या बन गया? 1 मिनट। 1 मिनट को हमने फिर से 60 पार्ट में डिवाइड करा, क्या बन गया? सेकेंड्स, 1 सेकेंड। फिर से हमने उसको 100 पार्ट में डिवाइड करा, क्या बन गया? 1 मिली सेकेंड्स। ठीक है, फिर से हम डिवाइड करते जाएंगे, वो बनता जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो टाइम का मतलब क्या है? टाइम का मतलब ये है द ड्यूरेशन बिटवीन वन इवेंट टू द अनदर इवेंट। इवेंट मतलब कुछ होना, काम का होना। एक इवेंट से लेके दूसरे इवेंट तक जो ड्यूरेशन होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? टाइम। तो ड्यूरेशन का मतलब ही टाइम है ना? नहीं? तो ये टाइम भी तो खुद पे ही डिपेंड करता ना। एक इवेंट से लेके दूसरे इवेंट तक जो हो रहा या जो ड्यूरेशन आया हमारा, उसी को हम क्या बोलेंगे? ड्यूरेशन। प्रोसेस नहीं। एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक जो ड्यूरेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम बोलेंगे। और टाइम भी क्या है? अपने आप में एक बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल है। ठीक है ना, खुद पे डिपेंड करता हो, सेल्फ पे है वो। ठीक है, तो अब आज जाके मेरे को उसका डेफिनेशन समझ में आया। डेफिनेशन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने फ्रंडामेंटल क्वांटिटीज का। क्या है? द फंडामेंटल बोल रहा हूँ, डेराइव नहीं बोल रहा हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड फ्रॉम, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर ड्राइव फ्रॉम इटसेल्फ बोला था। यही है ना डेफिनेशन? यही है ना? वो डेफिनेशन आज मेरे को जाके समझ में आया कि वो ड्राइव फ्रॉम इटसेल्फ क्यों है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए, इंपॉर्टेंट ये कि मेरे को समझ में आना चाहिए, आपको तो वैसे भी समझ में आ जाएगा, टैलेंटेड है आप लोग। तो ये क्वांटिटी जो है ना खुद से डिराइव होती है, अपने आप पे डिपेंड करती है, इसलिए क्या है? ये फंडामेंटल है। जो क्वांटिटी खुद पे डिराइव नहीं होती, जो क्वांटिटी खुद से नहीं बनती, वो किसी और पे डिपेंड करती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब अगर वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी में हमने देखना है एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। यहां से लेके यहां तक ये गया। ठीक है, कहां से कहां तक? P to Q। ठीक है, सपोज एक डिस्टेंस है कितना? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ट्रैवल करा। ए जो है बाई वॉक गया, कैसा गया? बाई वॉक। और बी जो है कैसे गया?
साइकिल से क्या, ठीक है। तो बोलिए कि ए को टाइम लगा यहाँ पे 10 मिनट्स, 10 मिनट्स लगता नहीं, 1 किलोमीटर है ना, 5 मिनट्स बहुत है ना, 5 मिनट्स। बी को कितना टाइम लगता, 3 मिनट्स या 2 मिनट्स, 2 मिनट्स बोल सकते ना, 10 मिनट्स ऐसा कैसा होगा, नहीं जल्दी जाएगा ना वो, तो कितना 2 मिनट्स। इसमें 5 मिनट्स और इसमें 2 मिनट क्यों लगा टाइम, मैं बोला कि यहाँ पे 10 मिनट्स, आप बोले नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आप मेरे को इसका रीजन बोलिए, वाई नहीं, हाँ स्पीड, क्या स्पीड, बी साइकिल से जा रहा था, इसकी स्पीड ज्यादा होंगी, ये आप कैसे डिसाइड करें। अगर मैं बोलूं कि नहीं सही में ये 10 मिनट लगाया इसने, तो रुक रुक के इसकी स्पीड कम थी, ठीक है ना। आपने कम टाइम लगाया, यहां पे आपने कैसे डिसाइड करा कि ये कम टाइम लगाएगा, क्यों, क्योंकि ये साइकिल से जा रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब बोलो कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा, इस पे डिपेंड कर रहा, टाइम पे डिपेंड कर रहा, अरे स्पीड एंड वेलोसिटी एक ही चीज है, फिलहाल एक ही है ना, फर्क क्या है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी जो भी है, स्पीड और वेलोसिटी का जो वैल्यू है, या उसका जो भी कितने यूनिट में है, उसका वैल्यू या उसका जो डेफिनेशन हमको देना है, तो किस फॉर्मेट में देना पड़ेगा अपने को, टाइम और डिस्टेंस के फॉर्मेट में देना पड़ेगा। स्पीड और वेलोसिटी को उनके खुद के फॉर्मेट में हम डिफाइन कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, ये होते नहीं। ये किसके फॉर्मेट में डिफाइन होते, लेंथ और टाइम में, लेंथ और टाइम में। लेंथ किसके फॉर्मेट में डिसाइड होता, खुद से डिसाइड होता, टाइम ये भी खुद से डिसाइड होता, मास खुद से डिसाइड होता, वेलोसिटी लेंथ और टाइम से डिसाइड होती। अब डिफरेंसेस समझ में आ गए। फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन से डिसाइड होता, हाँ वेलोसिटी बोल सकते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, मास एंड एक्सेलरेशन पे डिसाइड होता है कि फोर्स हमने कितना लगाया। फोर्स खुद से डिसाइड हो सकता नहीं, ठीक है ना। अब अगर पूछना है कि किसी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है या कम है, तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को किसने कम टाइम में ट्रैवल करा, उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, यही बोलेंगे ना आप। बिना टाइम और डिस्टेंस को रिलेट करे आप कभी भी वेलोसिटी या स्पीड को बोल सकते नहीं, बोल सकते। इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है, अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करती, डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी, ठीक है। ये डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे डिपेंड होती, मतलब खुद पे डिपेंड होता है, ये दूसरे किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारे पास दो टाइप के मिले। वैसे क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ खुद पे डिपेंड होते, इटसेल्फ होते हो, उनको कोई दूसरा नहीं बनाता, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करती, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी को हम मास इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर लिख सकते हैं ना। टाइम यहाँ पे नीचे है तो हम टी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा, फोर्स मास डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रहा। स्पीड किस पे डिपेंड कर रही, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मोमेंटम अगर हम देखेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी का मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, ये मास डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो जितने भी आप क्वांटिटीज देखेंगे जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं, वो दूसरे क्वांटिटी वो क्या है, वो बेसिक क्वांटिटीज है। दिख रहा ना, दिख रहा, समझ में आ रही बात। मतलब जो डिराइव क्वांटिटीज है, जो दूसरे किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, वो दूसरे क्वांटिटीज कौन होंगे, वो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे, ठीक है ना। वो कौन से क्वांटिटीज होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे। तो सारे जो इनके अलावा जो क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल के अलावा जितने भी क्वांटिटीज हैं, वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं,
हमारे फंडामेंटल पे ही डिपेंड करते हैं। वो डिराइव कहाँ से होते हैं? डिपेंड करने का मतलब हम डिराइव कहाँ से करेंगे उसको? फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव करेंगे उसको। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? ठीक है ना? किसी और पे डिपेंड नहीं करते वो, बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं? फंडामेंटल पे ही डिपेंड करते हैं और किसी पे डिपेंड नहीं करते। फिजिकल क्वांटिटीज, कौन से फिजिकल क्वांटिटीज? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। ये क्या होते हैं? क्या होते हैं ऑलरेडी अपने को मालूम है, ठीक है। अब ये कितने होते हैं वो देखेंगे। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं? नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? हो सकते हैं इनफाइनाइट, फिलहाल तो हो सकते हैं ना। लेकिन हमने जब उसका ऑब्जर्वेशन करा तो अपने को कितने मिले? सिर्फ 7 फिलहाल, अभी के लिए। अभी तक हमको कितने नोन क्वांटिटीज ऐसे जो फंडामेंटल है? ओनली 7। और इसके एक्स्ट्रा 2 और हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। नहीं सुनी कभी आप? सुने ना आप लोग? तो ठीक है, फिजिकल फिनोमिना अगर आया तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता? फिजिकल का मतलब क्या है? हाँ? नहीं, फिजिकल, अगर मैं ये वर्ड को अगर मैं फोकस करूं तो फिजिकल का मतलब क्या है? थिंग्स विच अपीयर, करेक्ट ना? वो चीजें जो अपीयर होती। अपीयर का मतलब नहीं, वो अपीयरेंस कुछ भी हो सकता है, विजिबिलिटी की भी हो सकती है, ठीक है। तो विजिबल अपीयरेंस का मतलब क्या? कौन कौन सा अपीयरेंस हो सकता है? चलिए, फर्स्ट वाला विजिबिलिटी, करेक्ट। उसके बाद सेंस, ठीक है ना। तो विजिबिलिटी भी एक टाइप का सेंस हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे? फीलिंग बोल सकते हैं हम कुछ हद तक। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंस करना। स्पेलिंग क्या है सेंस की? CESE, सेंस करना, ठीक है। तो जो चीजें हम सेंस करते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हमको हर एक चीज जो है ना विजिबल होगा, जरूरी है नहीं है, ठीक है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हमारा जो आई है ये क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या है? रेंज है। वो रेंज से ज्यादा ना देख सकता ना ये ऑब्जर्व कर सकता, ठीक है। तो ज्यादा रेंज भी नहीं देख सकता और कम वाला रेंज भी नहीं देख सकता। बहुत छोटी चीजें भी ये नहीं देख सकता और बहुत ज्यादा बड़ी चीजें भी नहीं देख सकता। अब आप बोलेंगे बड़ी चीजें क्यों नहीं देख सकते? देख सकते बड़ी चीजें, ज्यादा बड़ी नहीं देख सकते, हमारे रेंज में नहीं आएगा वो, करेक्ट ना। कैसे? अगर हम यूनिवर्स को देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते उसके अंदर रहेंगे, क्योंकि हम जिस पॉइंट पे हैं उस पॉइंट के कंपेयर में हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर है। तो विजिबिलिटीज हर एक ऑब्जेक्ट की नहीं होती, हर एक थिंग्स की नहीं होती। तो कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं? फील होते हैं हमको, ठीक है ना। क्या होते हैं? फील होते हैं हमको, जिसको हम सेंस कर सकते हैं। तो फिजिकल का मतलब क्या? वैसी चीजें जो अपीयर होती, और किस फॉर्म में अपीयर होती? या तो हमको दिखेंगी या तो हमको क्या होंगी? फील होंगी। या तो हमको दिखेंगी या फील होंगी, करेक्ट। अब ये दिखने का और फील होने का, ये जो हमारा क्या नाम है, अपीयरेंस का जो पार्ट है, इस अपीयरेंस के पार्ट के लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं? मतलब अगर सिंपल सा एग्जांपल बोलूं तो ये चीज आपको एक अपीयर हो रही, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये आपको अपीयर हुआ। आपने जो है ना इसको अपने हाथ पे रखा, आपने इसको फील करा, क्या फील होगा? सबसे पहली चीज हमको फील होगा कि अपने मेरे हाथों में है तो एक ये एक जो है ना एक नीचे की तरफ हमको पुश कर रहा, ठीक है। और क्या है कि हमने इसने जो है ना हम हमारे पूरे के पूरे हाथ को ये वाले एरिया को कवर कर लिया उसने, ठीक है ना, कवर कर लिया, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं। और क्या होगा कि ये कैसा दिख रहा हमको? येलो कलर का दिख रहा, ठीक है। इधर क्या दिख रहा? ब्लैक कलर दिख रहा, ठीक है। ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल शेप है। बहुत सारी चीजें हम बात कर सकते हैं। नहीं, अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, छोड़ दिया, तो हम क्या होगा?
ये कुछ टाइम तक मैंने अपने हाथों पे रखा हुआ है इसको, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, इससे सेंस कर सकते हैं ना, ठीक है। उसी ऑब्जर्वेशन को या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हम ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं ना, जो भी हम ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं नेचर के, उसके स्टडी करने में हम क्या चीजें स्टडी करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल। क्या स्टडी करने वाले हम? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल। पूरे फिजिक्स में स्टडी करने वाले हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ द फिजिकल फिनोमेना ऑफ द नेचर। और फिजिकल होता क्या है? फिजिकल का मतलब कि जो चीजें हमको अपीयर होती, ठीक है। और उसमें क्या अपीयरेंस होता? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमको अपीयर होते, ठीक है ना, कुछ उसके प्रॉपर्टीज अपीयर होते। उसी प्रॉपर्टीज को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। उस प्रॉपर्टीज को हम फिजिक्स में नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। समझ में आ रही बात? क्या बोलेंगे हम इसको? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको डिफाइन करना रहे तो हम क्या बोलेंगे? the characteristics of the material, the characteristics of the material from the universe। यूनिवर्स में जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं, उनकी जो भी हम प्रॉपर्टीज या जो भी हम उसके कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं और कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। तो फिलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे, एक एक करेंगे, एक साथ पूरे कर ले? एक एक करेंगे, ठीक है। मास क्या है? मास इज व्हाट? द मास ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। द मास ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स, या जो भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे मास को अगर हम कंबाइन कर दें तो पूरा का पूरा टोटल ऑब्जेक्ट का मास आ जाता, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मास इज व्हाट? द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते ना? नहीं बोल सकते? बोल सकते नहीं बोल सकते? फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिलहाल तो कहीं आपने पढ़ा नहीं है, ये पढ़ा है? मास को कहीं पे भी आपने पढ़ा है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये? मास को आपने कहीं पे भी पढ़ा हुआ है कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है? नहीं पढ़ा है ना? हाँ या ना? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कहीं बुक में शायद देखा होगा, याद नहीं है। नहीं? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर क्या है? मास एनर्जी रिलेशन। मास इज व्हाट? मास इज एनर्जी, एनर्जी इज द मास। यही है ना? तो हमारे नेचर को जो क्रिएट करा गया, नेचर को सिर्फ एक ही चीज से बनाया गया। किससे? एनर्जी से, ठीक है। नेचर को बनाने में कोई भी पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। फिलहाल जो है ना, आजकल बातें ये होती है कि ऑब्जेक्ट को किससे बनाया गया? एटम से बनाया गया, छोटे छोटे पार्टिकल से बनाया गया, ठीक है ना। इसी से बनाया गया ना पूरे के पूरे नेचर को, पूरे मटेरियल्स को। अब आप बोलेंगे कि इसको किससे बनाया गया? आप बोलेंगे एटम से बनाया गया। एटम किसके बना? आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बना। अब मैं पूछूंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां से बने? कहां से बने? हाँ, एनर्जी से तो बनता हो। बनते नहीं बनते? ठीक है, अगर आप नहीं बोलते तो उसका भी एक्सप्लेनेशन है। नहीं बनते। आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब न्यूक्लियस टूटता तो उसमें से जो है ना रेडिएशंस निकलते, ठीक है। वो रेडिएशंस कहां से आते? अपने आप आ जाते? नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन जब डिस्ट्रॉय होता ना, इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रॉय होता, डिस्ट्रॉय होकर क्या करता? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता। और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है? वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। उसको मैकेनिकल में भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी ले सकते हैं, हीट में भी ले सकते हैं, कुछ में भी, किसी में भी उसको मास में भी कन्वर्ट कर सकते। नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, ठीक है ना। तो नेचर या ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स किससे बने हुए हैं? फंडामेंटली किससे बने हुए हैं? एनर्जी से, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किससे बने हुए हैं? एनर्जी से बने हुए। समझ में आ रही बात?
तो फिलहाल जो है ना ये अब एनर्जी से बने हुए नहीं बने हुए वो अलग बात है, आप लोग मानिए या नहीं मानिए वो अलग बात है, क्योंकि किताब में तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि एनर्जी से बने हुए है ना। तो फंडामेंटल चीजें जो है ना एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के लिए, मास या पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं होते। हाँ है ना बुक में, समझना भी जरूरी है ना उसको। आइंस्टाइन ने ऐसी बहुत सारी बातें बोली जिसको उसने खुद नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि वो समझाना नहीं चाहते थे। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं समझाना चाहते थे? क्योंकि शायद दूसरे लोग समझने के काबिल नहीं थे उसके, नहीं है ना। तो E = mc² को भी उन्होंने नहीं समझाया। नहीं तो अगर E = mc² को उन्होंने अच्छे से समझा दिया होता ना, अच्छे से, अगर एक्चुअल में जैसा समझाना चाहिए वैसा उन्होंने समझाया नहीं उसको, तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिल जाता। ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और E = mc² में मैं कोई फर्क नहीं समझता हूँ, दोनों फिलहाल जो है उसी के टर्म्स है। अब उनको E = mc² एक्सप्लेन नहीं करना था तो उसको उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया दूसरे फॉर्म में, बस उतना ही और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे भी एनर्जी जो है स्ट्राइक करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मास में कन्वर्ट हो जाती है, करेक्ट ना। एक वही रिलेशन है, सिंपल। तो चलिए मास क्या होता है? मास इज द कैलकुलेशन और द वेट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ऑब्जेक्ट के पास है उन सबका अगर हम वेट या मास कैलकुलेट करेंगे तो पूरी बॉडी का मास हो जाएगा वो। ठीक है ना, पूरी बॉडी का मास हो जाता। ठीक है। अब एक चीज, इसको हम मेजरमेंट कैसे करेंगे इसका? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं हम यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? हाँ बोलिए, मास का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? मेजरमेंट ही हम कैसे करेंगे, चाहे वो मास हो, चाहे लेंथ हो, टाइम हो, मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? मान लीजिए कि इसका मेजरमेंट करना है हमको, ठीक है, या सिंपल ये एक लाइन है, ये बड़ी है छोटी है? हाँ नहीं, आपने क्या बोला? छोटी। अब ये बड़ी है छोटी है? बड़ी है। अब ये बड़ी है छोटी है? नहीं, A B C दोनों में से कौन सी लाइन बड़ी है? अब B बड़ी है या छोटी है अगर मैं पूछा तो क्या जवाब देंगे आप? हाँ, आप ये पूछेंगे कि किसके कंपेयर में बोलना है इसको। ठीक है, पूछेंगे ना या खुद से जवाब दे देंगे? करेक्ट ना। तो आप पूछेंगे कि B, ठीक है, B किसके कंपेयर में बोलना है? A के कंपेयर में बोलना है तो छोटा है, C के कंपेयर में बोलना है तो बड़ा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? जब हम कंपैरिजन में आएंगे। बिना कंपैरिजन के मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है वो। ठीक है ना। तो हम हमेशा मेजरमेंट किससे कब करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, क्या करेंगे हम? कंपेयर करेंगे। दो ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, इसका मास है हमारा m1, इसका मास सपोज मान लीजिए A है और ये B है, इन दोनों के हमको मास को देखना है कि कितना मास का है। ठीक है, कैसे देखेंगे? फिलहाल हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमको कोई तीसरा चाहिए जिससे हम उसको कंपेयर कर सके दोनों को। नहीं, करेक्ट ना। किसका ज्यादा है किसका कम है हम बता सकते हैं, किसका ज्यादा है किसका कम है हम ये बता सकते हैं, लेकिन कौन कितना ज्यादा है कितना कम है ये हम नहीं बता सकते। हमको किसी तीसरे एक ऐसे क्वांटिटी को लेना पड़ेगा जिसका नंबर कितना हो? 1। जिसका नंबर कितना हो? 1। इसको हम बोलेंगे 1 मास। क्या बोलेंगे हम? 1 मास। ठीक है, अब ये दोनों को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कौन कितने मास है कौन कितना मास का है। ठीक है, हमने इसको इससे कंपेयर करा, हमने क्या देखा कि A इज, इसको मान लो C बोल देंगे, A इज मास ऑफ A, मास ऑफ A इज 4 मास ऑफ C।
ठीक है, मास ऑफ ए इज 4 मास ऑफ सी। ए का मास कितना है? 4 मास ऑफ सी के बराबर है, करेक्ट। फिर से बी को हम कंपेयर करेंगे, मास ऑफ बी इज 6 मास ऑफ, और 8 लिख देंगे इजी करने के लिए, 8 मास ऑफ सी, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं मास ऑफ बी इज इक्वल टू 2 मास ऑफ ए, सही है? हाँ सही है ना, समझ में आ रही बात? अगर ये सी नहीं रहता तो हम स्टेटमेंट लिखते नहीं, लिख सकते थे। हमने ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट लिखा वो किससे कंक्लूड करा? हमने ये 2 स्टेटमेंट से कंक्लूड करा। हमने दोनों ए और बी को किससे कंपेयर करा? सी से कंपेयर करा, उसके बाद हमने दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर दिया, करेक्ट ना? तो अपने को कोई सी एक चाहिए, और ये सी कैसा होना चाहिए? 1 का होना चाहिए, तभी तो हम कैलकुलेट 1 2 3 में करेंगे, तभी तो हम इंटीजर्स में वैल्यू करेंगे कैलकुलेट। फ्रैक्शन में तो होना नहीं चाहिए, ठीक है ना? 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए ना, इंटीजर्स के फॉर्मेट में। तो ये स्टार्ट हमेशा नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से। तो नेचुरली हम इसको कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना हो? जिसका मास 1 यूनिट हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे? 1 यूनिट। एज्यूम, ठीक है, एज्यूम भी कर सकते हैं या डिसाइड भी कर सकते हैं। हम डिसाइड करेंगे, एज्यूम कहीं को करेंगे, ठीक है। हम डिसाइड कर लेंगे कि एक ऑब्जेक्ट हम लेंगे छोटा सा, उसको हम डिसाइड कर लेंगे कि इसका मास कितना है? 1 यूनिट ऑफ मास है, खत्म बात। अब पूरी दुनिया में जिस ऑब्जेक्ट को हमको मेजरमेंट करना है हम उसी से कैलकुलेट कर लेंगे, करेक्ट ना? ठीक है। अब ये डिसाइडिंग वाला जो पोर्शन है, ये डिसाइडिंग वाला पोर्शन, ये डिसाइड जो हम करेंगे, ये पूरे वर्ल्ड को जो है मानना पड़ता, तभी तो प्रॉब्लम नहीं होंगे ना, पूरे वर्ल्ड को ये मानना पड़ता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये जो मास के जो मेजरमेंट का जो ये यूनिट डिसाइड करेगा, वो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा जिसकी बातें पूरे वर्ल्ड को माननी होंगी, या मानते वो लोग, या तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज से मिलके बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन हो, तभी तो मानेंगे ना दूसरे वाले, नहीं तो क्यों मानेंगे, करेक्ट ना? ठीक है। तो सेम ऐसी एक फ्रांस में जो है ना, कहाँ पे? फ्रांस में एक वेट और मेजरमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वहां पे उन्होंने क्या करा, एक मटेरियल दिया, ठीक है, उसको उन्होंने क्या बोल दिया, ये हमारा 1 यूनिट ऑफ मास है। कितना है? 1 यूनिट ऑफ मास, करेक्ट, 1 यूनिट ऑफ मास। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मटेरियल क्या होगा, किस चीज का होगा, किस चीज का होगा? अब सबसे पहली बात, हम क्या बना रहे हैं? यूनिट बना रहे हैं। यूनिट बनाने के लिए यूनिट के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? यूनिट के बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक प्रिकॉशंस बोल सकते हैं, बेसिक प्रिकॉशंस जो हम लेंगे, ठीक है, क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल होना चाहिए, करेक्ट ना? इजीली अवेलेबल मतलब किसी को भी इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए, ठीक है ना? और सर्टेन होना चाहिए, बोल सकते हैं हम कुछ कंडीशन पे। क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, नहीं फिक्स्ड, अकॉर्डिंग टू, हम लिख सकते हैं ऐसा, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। एक मटेरियल हमको मिला या एलॉय मिला, किसका? प्लैटिनम और इरिडियम का। किसका? प्लैटिनम एंड इरिडियम। स्पेलिंग क्या है? प्लस इरिडियम, ठीक है। प्लैटिनम और इरिडियम का जो है एक मटेरियल मिला, इसको जो है ना, ये मेजरमेंट, ये जो वेट का, जो मेजरमेंट एंड वेट का जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये एक सिलेंडर के शेप में, सिलेंडर मतलब समझ रहे हो ना, एक छोटा सा ऐसा सिलेंडर के शेप में, बड़ा सा सिलेंडर के शेप में इसको इन्होंने क्या करा, बनाया, ठीक है। बहुत शाइन करता हुआ रहता है, बुक में देखा होगा आप लोगों ने, बुक ब्लैक एंड व्हाइट, पीडीएफ में देखा होगा ना पिक्चर, एक सिलेंडर छोटा सा एकदम शाइन करता हुआ, लाइट ब्लू कलर का, नहीं देखा?
आपके पास तो नहीं है ना पीडीएफ में? ब्लू कलर का एकदम सिलेंड्रिकल, एकदम ऐसा गिड्ढा सा छोटा सा ब्लू कलर का शाइन करता हुआ एकदम, वही है ये प्लेटिनम और इरिडियम का। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? वही एक मटेरियल जो है ना यहाँ पे फ्रांस में रखा हुआ है और उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, 1 kg। क्या बोल दिया? 1 यूनिट ऑफ मास। अब 1 यूनिट ऑफ मास हम नहीं बोलेंगे क्योंकि लेंथ के लिए हम 1 यूनिट ऑफ लेंथ, फिर टाइम के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम, हम बार बार हम बोलने से अच्छा है कि हम मास के यूनिट का नाम रख देते हैं, मास के यूनिट का नाम रख देते हैं। तो मास के यूनिट का नाम हम क्या रखेंगे? किलोग्राम। क्या रखेंगे? किलोग्राम, शॉर्टकट में केजी। ठीक है, तो मेजरमेंट और यूनिट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मेजरमेंट कब हम कर सकते हैं? जब हम प्रॉपर्टी, जब हम मटेरियल का या जो भी हमारा क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का क्या बनाएंगे? यूनिट बनाएंगे। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बनाएंगे तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। समझ में आएगी बात? कोई डाउट है ना? हाँ, ये यहाँ पे रखा हुआ है। अगर किसी भी कंट्री को जो मेजरमेंट चाहिए होता है वो लोग यहाँ से मेजरमेंट करके अपना एक मंगा लेते हैं वो लोग, बस। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ गए, लेकिन वो भी उसी से मेजरमेंट होता है। वो फंडामेंटली जो है ना उसी से वो वेट 1 kg मेजर करते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी मेजरमेंट दे देंगे वो। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाले। करेक्ट ना? समझ में आ रही बात? कोई डाउट मास में? नहीं। चलिए अब हम लेंथ की बात करेंगे। किसको? बिल्कुल कंपेयर करते नहीं करते हम 1 kg, अगर हमको जो है एक 2 kg का अगर हमको मेजरमेंट बनाना है तो हम 1 kg 2 बार रख लेंगे ना। फिर बड़ा वाला जो बॉक्स रखेंगे वो 2 kg, वो 2 kg का बन गया। ये हम 1 kg हम कंपेयर नहीं करते। आप शॉप पे जाते कुछ सामान खरीदने के लिए तो 1 kg से कंपेयर नहीं करते, बिना कंपेयर करे आपको 1 kg दे देंगे। कभी क्यों देंगे? वो देंगे। अगर ज्यादा भी दे दो तो आप बोलेंगे कम है, कम ही बोलेंगे ना। हाँ हाँ, ये प्लेटिनम इरिडियम का जो मेजरमेंट यहाँ पे इन्होंने डिसाइड करके रख दिया ना एक बॉक्स, यही 1 kg है। इसी से सारे कंट्री वाले जो है ना मेजरमेंट करके अपने पास रखते हैं लोग। ठीक है, तो ये जो रखा हुआ है ना ये 1 kg है। अब ये हमारे पास एक, मेरे पास एक पीस है, देखिए ये हमारा, मैंने एक डिसाइड कर दिया कि ये 1 kg का है। तो आपके पास 1 kg कहाँ से आएगा? आप कोई दूसरा मटेरियल लेके आएंगे। ठीक है, इसको और इसको बैलेंस करेंगे, जो भी मटेरियल आपका आया उसको आप 1 kg बोल देंगे और आप ले जाके, हाँ फिक्स है ये 1 kg। करेक्ट ना? ये जो प्लेटिनम इरिडियम का जो ये ऑब्जेक्ट है ना, सिलेंडर है ना, ये फिक्स 1 kg का है। 1 kg यही है, एग्जैक्ट 1 kg ये है। ठीक है, तो इसीलिए जो आयरन के या जो भी एलॉय रहता है ना, एल्यूमिनियम, ये मेटल्स के जो 1 kg का जो यूज करते हैं लोग, तो रस्टिंग वगैरह आ जाती तो खराब हो जाता ना, कम हो जाता, फिर उसको फेंक देते, फिर नया लेके आते। गवर्नमेंट से भी ये जो भी मेजरमेंट की जो चीजें है ना वो सब की सब गवर्नमेंट से खरीदनी पड़ती। ठीक है ना, वो गवर्नमेंट वाले उसको चेक भी करते। तो जब ये गवर्नमेंट वाले जो आते ना, पुलिस वाले, ये सेल्स डिपार्टमेंट वाले, तो सारे अपनी दुकान बंद करके भाग जाते। देखा होगा ना आपने, सुना होगा नहीं? क्योंकि उनके वेइंग मशीन सब कैलकुलेट, मेजरमेंट होंगे, कैलकुलेट होंगे, देखेंगे थोड़ा सा भी अगर एरर आया तो चालान मारेंगे उनपे। ठीक है, क्योंकि एरर नहीं आना चाहिए ना। अगर एरर, अगर उसकी एक वैलिडिटी होती कि आप एक 6 महीने साल भर तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि रस्टिंग आने वाली है उसमें। रस्टिंग आएगी तो स्लोली कम होगा वो, तो थोड़ा बहुत कम हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी वो लोग थोड़ा सा बढ़ के देते, ज्यादा कम हुआ तो फर्क पड़ता। ठीक है ना, तो एक लिमिटेड वैलिडिटी रहती कि इससे ज्यादा अगर टाइम हो गया तो आप इसको यूज नहीं करना, इसको फेंक देना, फिर दूसरा मेजरमेंट खरीदना है आपको। और गवर्नमेंट से या जो भी कंट्रीज होते वो अपना मेजरमेंट कहाँ से लाते? वो यहाँ से लाते। तो ये तो फिक्स है ना, ये एक ही है ना, इसको कोई चेंज कर सकता नहीं। तो जिसके पास जो भी खराब हुआ वो यहाँ से कैलकुलेट करके ला लेता अपना। करेक्ट। अगर कंट्री अगर अमीर है तो क्या करेंगे वो बार बार लाने से बेहतर है कि वो खुद अपना प्लेटिनम इरिडियम का जो है मिक्सअप लेगा, वो इसी के हिसाब से अपना बनाएगा, इसी से हो, लेकिन करना इसी से पड़ेगा उसको। इसी से जो है कंपेयर करता, पूरा वेट बैलेंस करता और लाके अपनी कंट्री में रख लेता, उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं।
नहीं मालूम, होगा शायद, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन बेसिक तो यहां पे है, ओरिजिनल यहीं पे, इसको कोई क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है ना। नहीं मालूम, नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए सपोज मान लीजिए कि ये एक दुनिया है, इंसान पहली बार आए, पहले इंसान है 50,000 या कुछ है लाख के आसपास इंसान है, उसमें से एक आया जिसकी बात सभी मानते हैं। उसने क्या बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट तुमको दिख रहा इसका नाम क्या है, आयरन है। तो सबने मान लिया ना कि आयरन है, तो सब आयरन ही बोलेंगे ना इसको, हो सकता है ना ऐसा। और एक्चुअल में ऐसे ही होता है ना, एक्चुअल में तो ऐसे ही होता है ना। क्रिएटर ने या नेचर ने किसी ऑब्जेक्ट का नाम रखा है, नहीं रखा, रखा है किसी का नाम। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नाम उसके बनाने वाले ने रखा है या इंसानों ने रखा है। अगर उसको किसी जिस समय उसको हाइड्रोजन और कार्बन, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन बोला गया, इसको कार्बन बोला गया। अगर उसी इंसान ने ये कार्बन और ये हाइड्रोजन बोल देता तो अब मान लेते थे। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड अब किसका पढ़ते, हाइड्रोजन का पढ़ते थे। सिंपल सा लॉजिक है, क्या फर्क पड़ता। नॉमेनक्लेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से पड़ता। कहां लिखा, मैं छोड़ो इरेज कर दिया। किससे फर्क पड़ता, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से पड़ता कि वो कैसा होता है या कैसा दिखता है, ठीक है ना। और उसके हिसाब से हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। किलोग्राम नाम दिया हमने जब आया, तो क्यों दिया, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होंगे, करेक्ट ना, समझ में आई बात ना। तो पहली बार मैंने ये बोल दिया कि ये जो है 1 kg है, मान लो कि 1 kg है, तो सबने मान लिया, इसी से हमने उन्होंने मेजरमेंट कर दिया और उसके हिसाब से उन्होंने रेट लगाया कि 1 kg में इतना सब सारा आ रहा है, इसकी कॉस्टिंग उतनी ज्यादा होती है, तो इसका हम रेट हम 100 रुपीज रखेंगे, करेक्ट ना, बात समझ में आई ना। तो 1 kg जिसने फर्स्ट टाइम डिसाइड करा, वो डिसाइड हो गया ना, चाहे वो कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, कम ज्यादा क्या होता है, कुछ नहीं होता, कम ज्यादा क्या होता है। कम ज्यादा तो तब डिसाइड करेंगे ना जब कोई भी जो है एक ऑब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद तो उससे कम या ज्यादा होता ना। अभी छोटा बड़ा हम कब बोलेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे ना किसी से, तो कंपैरिजन के लिए सी को डिसाइड करना पड़ेगा ना अपने को, और सी के डिसीजन के लिए हम फ्री है ना, फ्री है ना। जब एक बार हमने उसको डिसाइड कर दिया तो फिक्स हो गया। लेंथ पे, लेंथ क्या है, द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, उसको हमको असाइन करना है। अब मेरे को डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट इतना ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे है और 2 पॉइंट्स यहाँ पे है, तो हम एक पॉइंट का सेपरेशन लेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, 1 यूनिट ऑफ लेंथ, करेक्ट। इसे इसको कंपेयर करेंगे, ये ए है और ये बी है, तो कंपेयर करेंगे, फिर हम इसको भी कंपेयर कर देंगे, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। लेकिन अब इसको हम असाइन कैसा करेंगे कि 1 यूनिट ऑफ लेंथ होता कितना है। चलिए 1 यूनिट ऑफ लेंथ को मैं नाम दे देता हूं मीटर। 1 यूनिट ऑफ लेंथ को नाम क्या देंगे, इस मीटर। अभी होता कितना है, बात वही कि अभी कुछ भी किसी को भी नहीं मालूम, हम जो रख देंगे वही, ठीक है ना, हम जो बना देंगे और जो बोल देंगे कि 1 मीटर होता है, वही 1 मीटर होता है, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो हम एक रॉड लेंगे, जैसे हमने मेटल का एक पीस लिया था ना, वैसे हम एक रॉड लेंगे, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, हमने बोल दिया कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, हो गया असाइन। सोचिए कि ये असाइन जो करा गया, ये फ्रांस में करा गया, कहाँ, फ्रांस में, और इसको जो है ना फिर लेके आया कहाँ, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। फ्रांस में टेम्परेचर कितना, पेरिस में टेम्परेचर कितना रहता है, एक बिलो 10 डिग्री सेल्सियस के रहता है ना, या उससे भी कम रहता है शायद, ठंडी रहती है ना वहां पे। बिलो 10 तो बहुत कम लिख दिया मैं, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है।
और साउथ अफ्रीका हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे काले काले रहते, हाई टेम्परेचर, करेक्ट। अब बात ये है कि मैं हाई और लो क्यों लिख रहा हूं? एक्सपेंशन होता है इसमें। एक्सपेंशन अगर हुआ, अगर हमने फ्रांस से लाके यहाँ पे रखा तो हमने तो मेजरमेंट सही करा था, साउथ अफ्रीका में लाते लाते ये दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन बढ़ गया, तो ये 1 मीटर है, 1 मीटर नहीं है ना, 1 मीटर ये फ्रांस में है ना, साउथ अफ्रीका में 1 मीटर से ज्यादा है। अगर ये अगर साउथ अफ्रीका में करे होते तो फ्रांस में छोटा हो जाता, करेक्ट, करेक्ट ना। मान लीजिए फ्रांस से साउथ अफ्रीका से अगर कोई ऑब्जेक्ट आया 1 मीटर का या कुछ मेजरमेंट करके आया कुछ लेंथ का, और उसको लेके गया फ्रांस में और बोला कि हमने इतने मीटर लेंथ हमने आपके पास भेजा हुआ है, वो मेजरमेंट करेंगे उतना लेंथ रहता, कम हो जाता, वो क्या बोलेंगे, बेईमान है, करेक्ट ना, ठीक है। तो हम मेजरमेंट ऐसे लेंथ का नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? प्रॉब्लम यही, अवेलेबल तो इजी है ये, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ठीक है। लोकेशन टू लोकेशन क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो अगर ये लोकेशन टू लोकेशन चेंज हो रहा तो हम इसको 1 यूनिट ऑफ लेंथ नहीं बना सकते, तो क्या बना सकते हैं? 299792458, इसी को हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे हम डेसिमल लगा देते हैं और इसको इंटू 10 पावर ऑफ 8 बोल देते हैं, ठीक है। और 2.99 को हम 3 इंटू 10 पावर ऑफ 8 अप्रोक्सीमेशन में देखते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, करेक्ट ना। अब ये हमारी स्पीड है, ठीक है, ये हमारी क्या है? स्पीड। और लेंथ को हमको क्या बनाना है? लेंथ को हमको 1 बनाना है, लेंथ को क्या बनाना है? 1 बनाना है। और स्पीड कितनी है? ये वाली स्पीड है हमारी। तो 1 बनाने के लिए टाइम कितना होना चाहिए? 1 डिवाइडेड बाई दिस मच, करेक्ट ना, करेक्ट ना। तो लेंथ के 1 के लिए हमको टाइम कितना चाहिए? टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड चाहिए? 1 डिवाइडेड बाई 299792458 सेकेंड, ठीक है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? अब ध्यान से सुनिए, लाइट की स्पीड कितनी है? ये वैल्यू है, ठीक है। अगर लाइट की स्पीड इतने सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है ना, डिस्टेंस का मतलब क्या है? द स्पीड मल्टीप्लाई बाय द टाइम ट्रैवल्ड, द स्पीड मल्टीप्लाई बाय द टाइम ट्रैवल्ड। तो टाइम ट्रैवल्ड हमारा क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 29979, ठीक है। स्पीड कितना है? 29979। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो कैंसिल आउट होके कितने बन जाएंगे? 1, ठीक है। तो उसको हम लैंग्वेज में कैसा बोलेंगे? लैंग्वेज में ऐसा बोलेंगे, द 1 मीटर ऑफ लेंथ इज व्हाट? द 1 मीटर ऑफ लेंथ इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन अ वैक्यूम, इन अ वैक्यूम, क्योंकि स्पीड, ये लाइट की स्पीड किस में है? वैक्यूम में है ना। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन अ वैक्यूम, इन अ वैक्यूम फॉर द टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए? 1 डिवाइडेड बाई 299792458 सेकेंड्स, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 meter of length is the distance traveled of the light in the vacuum in the time 1 divided by 299792458 seconds is called the 1 meter of length या 1 unit of length। इजी है, ठीक है। अब एक बात बोलिए कि स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज हो सकती? नहीं हो सकती। और हम सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट से हम लेंथ को डिसाइड कर रहे हैं ना। तो ये तो दुनिया में किसी भी या पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी ये 1 मीटर ऑफ लेंथ 1 मीटर कभी चेंज ही नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं और ये कभी चेंज नहीं होती। क्लियर, ठीक है। तो लेंथ का जो डिफाइन करा गया 1 मीटर, किसको बेस मान के डिफाइन करा गया? स्पीड ऑफ लाइट। अगर आपको ऑप्शन दिया रहे कि लेंथ को जो है 1 मीटर ऑफ लेंथ इज डिसाइडेड बाई, ठीक है, 1 मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, ठीक है,
और नहीं स्क्रू गेज नहीं, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और बिटवीन 2 पॉइंट्स, द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आपने चलिए वर्नियर कैलिपर तो थोड़ा सा दिख रहा है कि ये लेंस से है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट से वो तो नहीं हो सकता। सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, हाँ पक्का, इस तो डेफिनेशन में आता, नहीं डेफिनेशन में आता ना, करेक्ट। दूसरी चीज क्या थी, 1 मीटर स्केल। अरे ये तो 100% यही आंसर है, क्योंकि 1 मीटर स्केल ही तो मीटर का मेजरमेंट होता। स्पीड ऑफ लाइट, ये कैसा हो सकता है, ये तो स्पीड है, करेक्ट ना। स्पीड ऑफ लाइट का भी आंसर हो सकता। फिलहाल के लिए अगर आप लोग ये नहीं पढ़े होते तो स्पीड ऑफ लाइट का भी आंसर हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है और यहाँ पे डिस्टेंस का मेजरमेंट हो रहा, ठीक है। तो आप जो है उसमें जब डिडक्शन करेंगे ना, ऑप्शंस को रिड्यूस करेंगे ना, तो सबसे पहले आप रिड्यूस किसको करेंगे, जो उसका आंसर है, नहीं जो उसका आंसर है सबसे पहले आप उसी को कैंसिल करेंगे कि ये तो आंसर ही नहीं हो सकता, करेक्ट ना, ठीक है। तो लेंथ कहां से बना, स्पीड ऑफ लाइट से बना। क्यों, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, नहीं है, यहाँ पे लाइट है, उसको हम किसी भी वैक्यूम में जो है ना उसकी स्पीड को हम ट्रैवल मेजरमेंट कर सकते हैं, करेक्ट ना। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लैब में हम वैसे इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हैं जो उसकी स्पीड को जो उसका लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। लैब में हम वो काम कर सकते हैं, ठीक है, और लैब में हम करते भी हैं। और कितने टाइम में होना चाहिए, देखिए कितना कम टाइम है, ठीक है ना, 1/299792458 सेकेंड्स, इतना कम टाइम होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट का डिस्टेंस जितना, इतने कम टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना लाइट, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर ऑफ लेंथ। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए टाइम भी पढ़ेंगे, चलिए टाइम पे खत्म करते हैं हम लोग, टाइम पढ़ते। फिजिक्स में ये पूरे क्वांटिटीज आप लोग पढ़े होंगे नहीं, और बहुत जल्दी जल्दी पढ़े होंगे इसको, ठीक है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये इतने डिटेल्स में ये सब चीजें होती, नहीं। अभी भी मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इससे ज्यादा डिटेल में वो बुक में पढ़ा आप लोगों ने ना, वो आपने पढ़ा। तो टाइम के बारे में हम बात करेंगे। टाइम क्या है, 1 यूनिट टाइम। तो टाइम के लिए अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं थी फिलहाल, टाइम के लिए कुछ भी अपने को करना नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 1 डे है, ठीक है। और 1 डे का कैलकुलेशन अपने को मालूम है। 1 डे का कैलकुलेशन क्या है, द सनसेट एंड द सनराइज, सॉरी सनसेट एंड सनसेट या सनराइज एंड सनराइज, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया 24 पार्ट्स में, तो ये क्या बन गया, 1 आवर बन गया। इसको हमने डिवाइड कर दिया 24 आवर्स में, ठीक है। 24 से सॉरी इसको 60 से डिवाइड करा तो क्या बन गया, ये 1 मिनट, करेक्ट। इसको हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, 1 सेकेंड बन गया। इसको अगर हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, 1 मिली सेकेंड, ठीक है। उसके बाद फिर इसको डिवाइड करते जाएंगे, फिर माइक्रो सब बनते जाता, नहीं, ठीक है ना। 10 से डिवाइड करेंगे तो माइक्रो बन जाएगा, 10 से डिवाइड करना है ना, 1 मिली सेकेंड को और 10 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, 10 से या 3 से, फिर से नहीं, फिर से हम माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 ना, 6 ना, हाँ। तो इसको हम देखो जो है ना 10⁴ से डिवाइड करना पड़ता, 10,000 से, तो ये क्या बन जाता, 1 माइक्रो सेकेंड। फिलहाल उतने अंदर जाना नहीं, तो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है ना। जरा पानी भी लेते रहिए, हाँ बैग में है ना, जरा चाय बना देना था ना। क्या तो टाइम के लिए तो अपने को मेहनत करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टाइम के लिए ऑलरेडी यूनिट डिसाइड है, कौन सा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से हम देते ही, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं,
कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंट्स बनाना अपने को, ठीक है ना। टाइम में अपने को यूनिट डिसाइड नहीं करना है, टाइम में अपने को इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं। नहीं, कंट्री के हिसाब से डिपेंड नहीं होता, कंट्री के हिसाब से सनराइज और सनसेट अलग अलग टाइम पे होता है, लेकिन टाइम का जो भी ये क्या बोलते हैं इसको, सीरीज होगी, यही होगी ना। चाहे किसी भी कंट्री में चले जाओ, वन डे का मतलब क्या है, बिटवीन द सनसेट्स या बिटवीन द सनराइज। वो अलग बात है कि सनसेट और सनराइज दोनों में डिफरेंस रहता। अगर हमारे पास सनसेट अभी हो रहा तो वहां पे सनसेट कोई और टाइम पे होगा, ठीक है। तो हम ये तो डिसाइड कर सकते, लेकिन फिर हमारे पास वही बात है, प्रॉब्लम ये कि हमारे पास सनसेट अभी हो रहा, उनके पास सनसेट बाद में हो रहा, ये कितना ड्यूरेशन है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। सीजियम 135, सीजियम 135 का जो एटम है, इसमें जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ का, इसको हमने अगर एनर्जी दी, लाइट नॉर्मली एनर्जी तो नॉर्मली मिलता है, ठीक है। एनर्जी देने का मतलब क्या है कि लाइट आ रही तो एनर्जी आ रहा है उसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी लेके ऊपर चले गया। अब इसको समझ में आया कि यहाँ पे ऊपर हमारे लिए जगह नहीं है, तो ये क्या होगा, वापस आता, वापस आने के लिए एनर्जी इसको रेडिएट करता, ठीक है, एनर्जी रेडिएट करता। हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रम लगाया हुआ है, ठीक है। एक बार यहाँ पे स्पॉट हुआ, एक बार हमने सिग्नल लगाया हुआ है, और वो सिग्नल जो है ना काउंट कर रहा है कि कितनी बार एनर्जी स्ट्राइक हो रही है, इस पे काउंटिंग हो रही है नंबर्स की। जैसे हम नोट की मशीन में हम नोटों की काउंटिंग करते हैं, वो काउंटिंग हमको दिखता है नहीं, इतना फास्ट काउंटिंग होता हो, नंबर जो 1 2 3 4 100 तक जाते हैं सेकंड्स में चले जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि 100 कब आया, करेक्ट ना। तो सेम ऐसे ही ये जो स्ट्राइक होगा ये काउंटिंग करते रहेगा, ठीक है। अब एक्चुअल में ऐसा होता नहीं होता वो अलग बात है, मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, कि ऐसा होता होगा। बेसिक क्या है, ये हमारा एटम है, ठीक है ना, बेसिक हमारा एटम है। इसमें अब यहां से इलेक्ट्रॉन को वापस आना है तो एनर्जी को एमिट करना है, इसे एनर्जी एमिट करा, वापस आया, यहां तक एनर्जी एमिट करा। अब इसको मालूम कि इसको नीचे भी नहीं रहना, इसको यहां रहना है, तो वापस गया, एनर्जी आया, वापस गया, फिर यहां आ गया, फिर से इसने एनर्जी एमिट की, ठीक है। एक ऑसिलेशन में एक बार एनर्जी एमिट करेगा, वापस जब यहां पे आएगा फिर से दूसरी बार एनर्जी एमिट करेगा, तो हर ऑसिलेशन में, हर एक ऑसिलेशन में वो एनर्जी एमिट करता रहेगा। तो नंबर ऑफ एनर्जी एमिशन से हम ये काउंट कर सकते हैं कि इसमें ऑसिलेशन कितना हो रहा, ठीक है ना। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बोलेंगे कि हमको इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं, एटम दिखता नहीं, तो हम इलेक्ट्रॉन कैसा काउंट करेंगे कि कितना ऑसिलेट हो रहा हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन की काउंटिंग यहां से होती है, उसके एनर्जी एमिशन से, ठीक है ना, क्योंकि उसको वापस जाने के लिए एनर्जी तो एमिट करना है ना। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो यहां से एनर्जी एमिट होगा, हम काउंट करते रहेंगे और ऑसिलेशन होता रहेगा। कितने ऑसिलेशन होंगे, हमने टाइम दिया 1 मिनट, 1 मिनट में हमने देखा कि बहुत सारे ऑसिलेशन हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑसिलेशन हो गए। हमने उसको 60 से डिवाइड करा तो वो क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड का ऑसिलेशन आ जाएगा। तो हमने देखा कि ये 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कर रहा, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन, 9 1 2 6 3 1 7 7 0, ये नंबर है ऑसिलेशन का। कितने हैं, बहुत हैं, 10 to the power of 10 है, करेक्ट ना। हाँ, सीजन्स के हिसाब से नहीं, क्यों चेंज होगा सीजन के हिसाब से, सीजन मतलब कि ये वेदर की बात करें आप। अच्छा ठीक है, सर्दियों में 1 घंटे में 60 सेकेंड्स होते या 50 सेकेंड्स होते, गर्मियों में सर्दियों में 1 दिन में कितने घंटे होते, गर्मियों में वही होता ना। हमने 24 आवर्स कहां से कहां तक लिया हुआ है, सनसेट टू सनराइज, सॉरी सनसेट टू सनसेट या सनराइज टू सनराइज। तो सनराइज टू सनराइज या सनसेट टू सनसेट, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, क्या हो, वो 24 आवर्स ही रहेंगे ना, ठीक है ना। सनसेट और सनराइज के बीच का ड्यूरेशन कम ज्यादा होता, ठीक है ना। तो सनसेट और सनराइज के बीच का ड्यूरेशन कम ज्यादा होता, इससे 24 आवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, 24 आवर्स तो फिक्स है, ठीक है ना, समझ रही बात। हाँ, तो इतने ऑसिलेशंस
होने हैं 1 सेकंड के लिए। अब इसमें अगर एरर भी, अगर हमने 1 2 3 काउंटिंग में भी एरर भी कर दिया तो कोई फर्क पड़ता? 0.0000 कितने जीरोस? 10 जीरोस के बाद 1 या 2, उतने एरर्स, उतना छोटा सा एरर आएगा। अब वो एरर को 1 सेकंड या 2 सेकंड हमारे वॉच में होने में कितना टाइम लग जाएगा? सालों लग सकते हैं, कई सालों लग सकते हैं। हमारे घड़ी जो है ना 1 सेकंड का एरर बताएंगे 1 दिन में, करेक्ट ना? ऐसा हो सकता है कि एक 10 साल या 20 साल 50 साल के बाद हमारी घड़ी में जो है ना 2 सेकंड का एरर आ जाए, ठीक है? एरर आ जाएगा, फिर से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? और जो हम हमारी आंखों से कर रहे थे वो, उसमें तो एक दिन में एरर आ जा रहा 10-15 सेकंड का। पेंडुलम ऑसिलेशन से कैलकुलेट करना है, लेकिन पेंडुलम के नहीं, क्योंकि पेंडुलम ऑसिलेशन कम करता। हम जितना ज्यादा नंबर्स में जाएंगे ऑसिलेशन के, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के नंबर्स हमारे जितने ज्यादा होंगे हमारे रिजल्ट में एरर्स उतना कम रहता। इसलिए हम एक्सपेरिमेंट्स क्या करते, 4-5 बार एक्सपेरिमेंट्स करके उसके बाद उनका एवरेज निकालता हूं हमेशा। तो एक्सपेरिमेंट्स के नंबर्स हमारे जितने ज्यादा उतना कम एरर। तो यहाँ पे हमारा नंबर ज्यादा है ऑसिलेशन का, तो एरर्स कम होगा ना इसमें, ठीक है ना? अब जाहिर सी बात है एरर 70 या 2 डिजिट्स में ही आएगा ना, यहां तक तो एरर नहीं आ सकता ना। हम ये 9-2 तक तो काउंट नहीं कर सकते ना, इतना ज्यादा कैसे एरर आएगा? हम ये कर सकते हैं 70 का 80 काउंट कर लेंगे, और वो भी काउंटिंग ज्यादा ही है, उतना भी ज्यादा एरर नहीं आएगा। ये फर्स्ट डिजिट वाले में एरर आ सकता है, और वो बहुत दूर जा रहा हो तो उतना एरर भी आ गया, तो वो एरर भी हमारा बहुत कई सालों के बाद आता घड़ी में, ठीक है? नॉर्मल जो घड़ियां बनती उसमें एरर ज्यादा रहते, क्यों? क्योंकि वो सीजियम क्लॉक से नहीं बनता, ठीक है ना? अगर आप सोचिए कि हमने जो है ना अपनी घड़ी में सीजियम एटम ही लगा दिया। क्या लगा दिया? सीजियम एटम। सीजियम एटम में एक अगर इतने ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो हमारा सेकंड का जो कांटा है, सेकंड का जो भी कांटा है वो क्या होगा? 1 सेकंड ऐसा आगे मूव हो जाता। फिर से इतने ऑसिलेशन होने के बाद एक, तो हमारी घड़ी में एरर आएगा, हजारों सालों तक वो हमेशा हमको परफेक्ट टाइम बताएगा। क्यों? क्योंकि हमने किससे लिया? एकदम सबसे परफेक्ट कैलकुलेशन से हमने लिया हुआ। सबसे परफेक्ट का मतलब 99.7% या 99%, ठीक है ना? क्योंकि एरर बहुत बहुत कम है ना, 0.0000 10 जीरोस लगाएंगे, उसके बाद 9 जीरोस, उसके बाद 1 आता, करेक्ट ना? इतना कम एरर, कोई डाउट? क्लियर? तो ये है हमारा 1 सेकंड का मेजरमेंट। ये यूनिट नहीं है, मेजरमेंट है, क्योंकि यूनिट पहले से डिसाइड है इसका, ठीक है? डिवाइड करके। उसके बाद हम आएंगे डिग्री ऑफ हॉटनेस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है? क्लियर? नहीं, फर्स्ट क्लॉक सीजियम क्लॉक से ऐसा नहीं बोल सकते हम। जो हमारा परफेक्ट जो क्लॉक है, जो एकदम एरर कम आता है उसमें, या सबसे प्रिसाइज क्लॉक, सबसे सही टाइम बताने वाला क्लॉक कौन सा है? सीजियम क्लॉक, ठीक है? अब ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं कि सबसे परफेक्ट टाइम बताने वाला क्लॉक कौन सा है? ऑप्शन रहेगा उसमें सलारजंग म्यूजियम का क्लॉक, घंटा घर का क्लॉक, नहीं चार मीनार का क्लॉक, या आपके घर का क्लॉक, या एक ऑप्शन क्या रहेगा? सीजियम एटम का क्लॉक, ठीक है ना? अब आप बोलेंगे कि सीजियम एटम का भी क्लॉक होता, घड़ी तो हमने सीजियम एटम की देखी नहीं है। तो सलारजंग म्यूजियम का बहुत अच्छा बता था, वो पता नहीं कितने 100 सालों से वो बना हुआ है, वो कभी भी खराब नहीं है। एक और ऑप्शन आता है उसमें पेंडुलम क्लॉक, हाँ पेंडुलम वाला। तो आप पेंडुलम क्लॉक को आप टिक कर देंगे, क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में पेंडुलम क्लॉक हुए होते थे। सलारजंग म्यूजियम का भी क्लॉक पेंडुलम क्लॉक है। वो कितने सालों तक उसमें पेंडुलम का मतलब क्या है? पेंडुलम एक ऐसा ऑसिलेट हो रहा, हमने पेंडुलम को सेट कर दिया कि एक बार ऐसा पेंडुलम ऑसिलेट होके आएगा 1 सेकंड, ठीक है? उसमें खाली ऑसिलेशन है, और ऑसिलेशन कब तक नहीं रुकेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। न्यूटन का लॉ क्या है? मोशन तब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो एक बार हमने उसको यहाँ पे पकड़ा, छोड़ दिया, और हमने उसको ऐसे बॉक्स में भर दिया जहाँ पे ग्रेविटी, मतलब जहाँ पे ये जो एक्सटर्नल जो एयर के रेसिस्टेंस वगैरह फोर्सेज है वो नहीं है, एयर रेसिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है वो रुकता कभी जिंदगी में? कभी जिंदगी में नहीं रुकता, ठीक है ना?
अब जब वो ऐसा ये स्टार्ट हुआ, यहां पे आया, जब यहां पे आता तो उसको टिक करता, ठीक है ना, एक हल्का सा जो है ना एक फिल्म लगा हुआ रहता, उसके आगे टिक करता, टिक करते कि वो 1 सेकंड आगे बढ़ जाता वो घड़ी, फिर आगे बढ़ा, फिर वापस आया, फिर से उसने टिक किया, फिर से 1 सेकंड बढ़ गया। तो एक ऑसिलेशन में कितने सेकंड्स इंक्रीज करता? 2 सेकंड बढ़ता। उसमें कोई सेल है? नहीं है। कोई पावर कनेक्शन है? नहीं है। खाली ऑसिलेशन है। और कभी रुकेगा ऑसिलेशन? नहीं रुकेगा। तो घड़ी बंद होती कभी? नहीं बंद होती। करेक्ट ना? क्योंकि वो मैकेनिक्स से चल रहा ना वो, और वो ऐसा मैकेनिक्स से चल रहा जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता हो, कभी रुकेगा नहीं जिंदगी में। सेल से तो चल नहीं रहा कि सेल खत्म हो जाता, कभी नहीं रुकेगा वो, इसीलिए अब जमाना से चल रहा वो, और चलता रहेगा वो हमेशा। करेक्ट? हाँ, अगर पेंडुलम पकड़ के आप रुका दे तो रुक जाता, फिर से हम छोड़ देंगे तो फिर से चलना स्टार्ट, ठीक है, फिर से स्टार्ट हो जाता, उसमें कुछ भी नहीं है। तो सीजियम क्लॉक, अगर सीजियम एटम से जो हम घड़ी बनाएंगे वो सबसे प्रिसाइज क्लॉक होगा, जो सबसे एक्यूरेट टाइम बताता, जिसमें एरर्स बहुत कम रहते, उसके अलावा एरर्स ज्यादा रहते। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और डायमेंशंस के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है।